हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज हर तरफ एआई एआई और एआई के ही चर्चे हैं। चाहे आप अखबार खोल लीजिए, चाहे आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, चाहे आप टीवी चैनल खोल लीजिए, हर तरफ एआई की ही चर्चे हैं। और इतना बड़ा इंडिया में एक एआई का समिट किया गया, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए और इतनी बड़ी बड़ी डील्स की अनाउंसमेंट हुई। इसका क्या मतलब है? इससे आपको क्या मिला, हमें क्या मिला और देश को क्या मिला? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या इंडिया वापस एआई के फ्रंटलाइन पर पहुंच गया है या फिर ये सिर्फ एक पीआर का इवेंट है? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि एआई समिट में वर्ल्ड के जो टॉप एआई कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडिया में मौजूद थे और वहाँ पर बड़ी बड़ी डील्स साइन की गई। उसमें से जो की डिटेल्स हैं, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि कहाँ कहाँ पार्टनरशिप हुई है। पहला, अदानी ग्रुप ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक पार्टनरशिप की है, द ग्रीन हाइपर स्केल पुश। इसमें कमिटमेंट क्या है? $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बाय 2035। ध्यान रहे कि ये इमीडिएट नहीं होगा। टू क्रिएट अ 5 गीगावाट डेटा सेंटर प्लेटफॉर्म। तो ये एग्रीमेंट हुआ है। फोकस क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड हाइपर स्केल एआई रेडी फैसिलिटी बनेगी। तो मोटा मोटा यहाँ पर डेटा सेंटर की बात हो रही है कि वो पैसा लगाएंगे, वो वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर चिप्स वगैरह देंगे और ये यहाँ पर डेटा सेंटर को बनाएंगे। दूसरी जो बड़ी डील की अनाउंसमेंट हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अब रिलायंस और अदानी को आप जानते हैं कि वो हर जगह जाके डील कर लेते हैं। कोई भी नई चीज़ आपको अगर दिखेगी आती हुई तो कहीं ना कहीं आपको एक खबर आ जाएगी कि जी वहाँ अदानी जी घुस गए हैं, वहाँ अंबानी जी घुस गए। तो इनकी डील किसके साथ है? मेटा के साथ है, एनवीडिया के साथ, गूगल के साथ है और इन्वेस्टमेंट $120 बिलियन, 10 लाख करोड़ का है ओवर 7 ईयर्स वाया जियो इंटेलिजेंस। तो एक नई कंपनी बन गई है जियो इंटेलिजेंस। बाय द वे, मैं आपको याद दिला दूं कि 2020-21 में जियो ने प्ले स्टोर भी बनाया था। जैसे गूगल प्ले स्टोर पे ऐप्स रखे जाते हैं तो वो जियो ने भी बनाया था। चूँकि हमारे भी ऐप्स हैं तो हमें पता है इसके बारे में। तो वो अब कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये एक नया उनका इनिशिएटिव है, स्ट्रक्चर उन्होंने लॉन्च किया है। रिलायंस इंटेलिजेंस नाम की कंपनी, सब्सिडरी फॉर एआई सर्विसेज। और ये क्या करने वाले हैं? तो गीगावाट स्केल, मतलब ऐसा जैसे अदानी ने 5 गीगावाट का बनाया है तो उसी लेवल का गीगावाट स्केल डेटा सेंटर बनाने वाले हैं जामनगर, 120 मेगावाट बाई इसी साल आधे जो हाफ ईयर्स तक, जून तक बनाने का अनाउंसमेंट किया है। इसमें एनवीडिया के ब्लैकबेल प्रोसेसर्स को यूज़ होगा। मेटा के साथ भी उन्होंने जॉइंट वेंचर किया है, जो उनका एलएलएम मॉडल है उसको यूज़ किया जाएगा एंड डेडिकेटेड गूगल क्लाउड रीजन। तो मोटा मोटा ये डेटा सेंटर बना रहे हैं, ये भी डेटा सेंटर बना रहे हैं। अब टाटा ग्रुप की बात करते हैं। तो टाटा ग्रुप ने एनवीडिया के साथ पार्टनरशिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंटरिंग द सुपर कंप्यूटर रेस, strategic partnership with NVIDIA, deploying AI supercomputer and expanding cloud infrastructure capability। इस वक्त जो है ताइवान में ज़्यादा चिप्स बनती हैं और ताइवान का आप जानते हैं वहाँ पर टेंशन है चाइना के साथ। चाइना, ऐसी खबरें हैं कि 2027 तक वहाँ अटैक भी कर सकता है। तो मे बी दे आर एक्सप्लोरिंग अदर एवेन्यूज़। तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट मुझे लगती है। साथ में एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जापान की एक चिप कंपनी, वो भी टाटा ग्रुप के साथ उनके डिस्कशंस चल रहे हैं यहाँ पे चिप प्रोडक्शन के लिए। तो अगर ये होगा तो मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन ध्यान रहे कि ये तो सिर्फ हम यहाँ पर फैक्ट्री बना रहे हैं, चिप्स तो उनके ही वहाँ पर बनेंगे। और तीसरी जो डील की अनाउंसमेंट हुई है वो है इन्फोसिस और एंथ्रोपिक, इनके बीच में भी पार्टनरशिप हुई है। बिल्डिंग एजेंटिक एआई एंटरप्राइज लेवल का इसमें काम होगा। इंटीग्रेट्स एंथ्रोपिक्स क्लाउड मॉडल्स एंड क्लाउड कोड इनटू इन्फोसिस टोपाज प्लेटफॉर्म। तो ये इन्फोसिस का प्लेटफॉर्म है और इसको वो एंथ्रोपिक के साथ जो है इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। गोल क्या है? बिल्ड एजेंटिक सिस्टम्स, ऑटोनोमस एजेंट्स फॉर एंटरप्राइज वर्कफ्लोज। तो हम जानते हैं कि
ये जो एजेंट्स बनाए हैं एंथ्रोपिक ने, इसको यूज़ करना भी इतना आसान नहीं है। तो कोई अगर कंपनी जो नॉन सॉफ्टवेयर कंपनी है वो इसको अडॉप्ट करती है तो उसमें भी एक स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है, तो वो इन्फोसिस प्रोवाइड करेगा। तो ये बड़ी बड़ी डील्स हुई और ये उसमें से मैं कुछ डील्स की अनाउंसमेंट किया हूं, लेकिन अब इसका मतलब क्या है, क्या इससे फायदा होगा और क्या इसकी सच्चाई है, इससे कितना फायदा होगा और एआई में ये इंडिया को कितना ऊपर ले जाएगा, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो इनोवेशन वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इनोवेट कर रहे हैं या सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं? आइए इसके बारे में बात करते हैं। किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, अगर आपको ये इंस्टेंटली पता करना हो तो कैसे करेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये बुल ट्रैक का एक स्पेशल टूल है जिसमें आप किसी भी स्टॉक का नाम डालेंगे तो उसकी कुंडली निकाल कर दे देगा और साथ में आपको ये भी बताएगा कि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं ये अदानी ग्रीन्स का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है और इसमें उसने अपना वर्डिक्ट दे दिया है, ग्रेड सी, अवॉइड 3 क्रिटिकल रिस्क एंड रेड फ्लैग्स। और इस रेड फ्लैग्स को आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, साथ में आप सारी डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर ये स्टॉक की क्वालिटी चेक करता है और स्टॉक की परफॉर्मेंस, मार्जिन्स, रिटर्न्स, ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब आइए एक दूसरे स्टॉक को चेक करते हैं, कैस्ट्रॉल इंडिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड ए, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, और सभी पैरामीटर्स के डिटेल यहाँ पर आपको दिखते हैं। और रेड फ्लैग्स में जाते हैं तो ये कहता है ऑल क्लियर। तो दोनों स्टॉक की क्वालिटी चेक आपने क्विकली कर ली। अब अगर आपको ये पता करना हो कि किस फेयर प्राइस पर आपको इन स्टॉक्स को खरीदना है या बेचना है, तो उसके लिए आप हमारे वैल्यूएशन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं कि हमें किन किन पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करना चाहिए और क्वालिटी चेक करना चाहिए और कैसे फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहिए और कैसे हम इन टूल्स का एक्सेस पा सकते हैं, तो ज्वाइन करिए हमारे 2 दिन का इन्वेस्ट फॉर अल्फा 3.0 वर्कशॉप, जहां हम इन चीज़ों को डिटेल में सिखाएंगे। सो द कोर रियलिटी क्या है, अगर इसमें आप देखें तो यहां पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। नीदर अदानी नॉर रिलायंस इज बिल्डिंग फाउंडेशनल एआई मॉडल्स और प्रोड्यूसिंग जीपीयूज। कोई भी वहां पर टेक्नोलॉजी का काम नहीं हो रहा है। और यहां पर अगर आप देखें तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप एआई को समझना चाहते हैं तो एआई में 5 लेयर्स होती हैं, जिसमें जो टॉप लेयर होती है वो चिप्स की होती है, जो जिस पर एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। और ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हैंडफुल ऑफ कंपनीज ही काम करती हैं। इनफैक्ट चाइना भी जो चिप्स बना रहा है वो एनवीडिया के टक्कर का नहीं बन पाता है, तो इसलिए यूएसए इसमें लीडर है। तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। ओके, सो जो भी चिप्स यूज होंगी वो एनवीडिया का GH200 ही होगा। और जो एनवीडिया के सीईओ है उन्होंने भी कहा है कि फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एआई नॉट सेमीकंडक्टर फैब्स। ओके, अब अगर आप देखें बाकी के लेयर्स क्या होते हैं एआई में, तो दूसरा होता है मॉडल्स। मॉडल्स में क्या होता है कि जैसे चैट जीपीटी का मॉडल है, मेटा का मॉडल है, जो एक्चुअल एलएलएम मॉडल्स होते हैं। तो क्या ये अदानी अंबानी जी बनाएंगे? जी नहीं, इसकी कोई प्लान नहीं है। ओके, सो फॉरेन इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा। सो रिलायंस लेवरेजिंग मेटाज ओपन सोर्स लामा मॉडल्स, गूगल एंड ओपन एआई प्रोवाइडिंग कोर क्लाउड एआई। तो भैया जो भी एआई का इंटेलिजेंस पार्ट है वो बाहर से आएगा, जो चिप्स है वो बाहर से आएगा। ओके, तीसरा जो होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि डेटा सेंटर्स, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, बिजली प्रोवाइड करो, उसकी कूलिंग के लिए पानी प्रोवाइड करो, वो पार्ट होता है। सो यहाँ पर इंडिया प्ले में आ रहा है। बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना, बेसिकली हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, सो द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लैंड, रिन्यूएबल पावर, कूलिंग एंड कनेक्टिविटी आर वेयर इंडियन कंपनीज एक्चुअली प्ले। तो जैसे कि मैंने कहा कि बेसिकली हम
बिल्डर का काम कर रहे हैं। हम 2 BHK 3 BHK जैसे बिल्डर बनाते हैं, तो अदानी जी अंबानी जी वही बना रहे हैं। उनके जो जो मेजर एआई के लेयर्स हैं उस पर कुछ काम फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, लेयर 4 क्या है? मोनेटाइजिंग द पाइप। अब यहाँ पर डेटा की बात हो रही है। ओके, सो जियो के पास 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड अदानी पोर्ट का जो है नेटवर्क भी है, तो ये भी यूज होगा। ओके, अब देखिए जियो के पास 500 मिलियन यूजर्स हैं, उनके फ़ोन, उनका कॉल रिकॉर्ड, उनका सारा फ़ोन का डेटा, सब कुछ उनके पास है। तो ये जो डेटा, जो भी एआई का काम होगा उसके काम का, क्योंकि एआई चलता है डेटा पे। अगर आप डेटा नहीं देंगे तो एआई किसी काम का नहीं है। तो ये डेटा ये प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बिल्डिंग बना के देंगे आपको जी, और आपको जो डेटा चाहिए ना, हम डेटा भी देंगे। तो यही बात सबसे समझने वाली बात है कि हमारा डेटा बहुत वैल्यूएबल है। ये डेटा हम बेसिकली इनको एक तरीके से मुझे लगता है कि हम फ्री में या बहुत सस्ते में दे रहे हैं। ये बहुत एक प्राइजी चीज़ है। ध्यान रहे कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, हर किसी के पास फ़ोन है, हर किसी के पास डेटा है। उस डेटा की जो असली वैल्यू है वो हमें नहीं मिल रही है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजिक प्लेबुक क्या है? लैंडलॉर्ड्स वर्सेस टेनेंट्स, इंडियन फर्म्स बिकमिंग डेटा सेंटर लैंडलॉर्ड्स विथ फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर्स एज टेनेंट्स। तो भाई हमने 2 BHK 3 BHK बना दिए, फॉरेन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आ रहे हैं, हमारे उस फ्लैट में वो रहेंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। हम बेसिकली बिल्डिंग्स ओन कर रहे हैं और कुछ नहीं। सो द टेलीकॉम एनालॉजी को भी समझते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा रिलायंस ने टेलीकॉम में किया, यानी कि जो उन्होंने 4G 5G जो यूज़ करे उन्होंने नहीं बनाया, वो मॉडल को यूज करके, वो चीपर डेटा करके उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो कराया। ओके, सो एंड गोल क्या है? रिड्यूस कॉस्ट, स्केल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिएट डिपेंडेंसी एंड मोनेटाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरीके से यहाँ पर बिजनेस होगा। दोस्तों ध्यान रहे कि इतने सारे कंपनीज यहाँ पर इंडिया में क्यों डेटा सेंटर लगाना चाह रही है, क्यों वो पार्टनरशिप कर रही है, हमें ये समझना जरूरी है। यूएसए में डेटा सेंटर्स बनने शुरू हुए, वहाँ पे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई, क्योंकि एक तो बिजली वो बहुत खाता है और ज़्यादातर बिजली उनकी ग्रिड से ही आ रही है। पानी बहुत खाता है। ऐसा मैंने कई वीडियोस देखे, कई न्यूज़ वहाँ की देखी, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ डेटा सेंटर मिला वहाँ एनवायरनमेंट की बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, पानी की किल्लत हो गई, ग्राउंड लेवल नीचे आ गया। तो वहाँ पर इसको लेकर कंसर्न्स जताए जा रहे हैं। तो अब एज यूजुअल जहाँ उनका एनवायरनमेंट ख़राब होने लगता है तो वो फिर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, हमारे इंडिया जैसी कंट्रीज़ में आते हैं। यहाँ पर बहुत लैंड है, गांव खाली पड़े हुए हैं, समुंदर है चारों तरफ। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो चारों तरफ आपको समुंदर भी दिखेगा, पानी भी है, तो इसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि इतनी बिजली आप कहाँ से लाएंगे? बिजली की तो अभी भी डेफिसिट है। तो इसलिए ये जो डेटा सेंटर बना के अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें इससे फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ओके, तो बात करते हैं व्हाई पार्टनर विद ग्लोबल एआई जायंट्स, द रियल रीजन। तो जैसे कि मैंने कहा क्यों हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो नेसेसिटी नॉट स्ट्रैटेजी। इंडिया लैक्स फाउंडेशनल एआई। तो यहाँ पर कोई पिछले सालों एआई में काम नहीं हुआ है, अब हर तरफ एआई हो रहा है, तो सब एआई की बात कर रहे हैं। नो डोमेस्टिक जीपीयूज, नो कॉम्पिटिटिव एलएलएम्स। ये जो आजकल आप सुन रहे होंगे, सर्वमम, कृत्रिम आर अर्ली स्टेज, नो फ्रंटियर रिसर्च लैब्स। ओके, सो पार्टनरिंग इज मैंडेटरी टू एक्सेस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी। तो जब आपने टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं किया, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं किया, तो फिर आपको बाहर की तरफ ही जाना पड़ेगा। म्यूचुअली बेनिफिशियल डिपेंडेंसी। ओके, सो ग्लोबल नीड्स चीप एंड लैंड पावर, 1.4 बिलियन मार्केट। हम जानते हैं कि हमारे इतना पॉपुलेशन है, इतना डेटा है। अब साथ में सरकार ने देखिए ये भी कर दिया फेवरेबल, 20 साल के लिए उन्होंने टैक्स हॉलिडे दे दिया। तो भाई अब अदानी जी को भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उनका काम भी, जो फॉरेन से आएंगे उनका काम भी आसानी से हो जाएगा। अवॉइड्स ग्लोबल बॉटलनेक्स, यूएस सिंगापुर वेयर रेगुलेशंस हैव डिलेड 54 बिलियन प्रोजेक्ट्स। तो भाई तो एडवांस कंट्रीज हैं, वहाँ तो चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, बहुत चीज़ों को चेक किया जाएगा।
हमारे यहाँ देखो काम करना बहुत आसान है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आपके पास पैसा है ना, इंडिया से बेटर कोई कंपनी नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा दो, थोड़ा बहुत जो बाबू लोग हैं उनको फॉरेन का टूर वूर करा दो, काम यहाँ पर आसान हो जाता है। तो पैसा अगर आपके पास है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का यहाँ पे कोई पैरेलल नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ करना चाहते हैं, फिर आपके लिए समस्या है। ओके, कैपिटल एंड वैल्यूएशन प्लेस मार्केट नैरेटिव, एआई ड्राइव स्टॉक प्राइस। तो आजकल आप किसी भी कंपनी का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे ना, तो एआई 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 एआई, भले ही वो बस 2-4 चैट जीपीटी उनके एम्प्लॉय यूज़ करते हो, वो एआई और एआई वर्ड यूज़ करने से ही क्या होता है कि स्टॉक की थोड़ी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। लोगों को लगता है कि एआई में कुछ करेंगे, शायद इसका फ़ायदा आगे होगा। तो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, और इससे क्या होगा कि अब जियो का आईपीओ आने वाला है, इसकी वैल्यूएशंस भी हो जाएंगी। देखिए, अगर आप देखेंगे रिलायंस को पिछले कई सालों में हर नए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या उसका होता है, उसका एंड रिजल्ट समझ में नहीं आता है। तो ऐसा बेसिकली करने से क्या होता है, शेयर प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है। और हमने देखा भी है कि जब भी रिलायंस का शेयर प्राइस नीचे जाता है तो कोई ना कोई नया इनोवेशन, कोई नया पार्टनरशिप आ जाता है, वापस से शेयर प्राइस राइज हो जाता है। तो ये एक शेयर प्राइस को मैनेज करने की भी एक एफर्ट हो सकता है। ओके, एंड लैंड ग्रैब इकोनॉमिक्स, द टोल बूथ, कंट्रोलिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर is equal to controlling the future economy, race to become AIDC landlords before competition emerge। तो अब भाई बहुत सारी कंपनियां हैं, कंपनी के पास पैसे भी हैं, तो इससे पहले कि भाई और लोग आए मार्केट में, पहले ही मार्केट को कब्जा कर लो और मोनोपोली बना लो। तो ये है एआई की इंडिया में सच्चाई। तो इससे हमें क्या मिलेगा, किसको फायदा होगा, आइए इसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए बिग विनर्स कौन है। ग्लोबल टेक जायंट्स, एक्सेस टू चीप लैंड, पावर, टैक्स हॉलिडे भी मिल रहा है, वाह भाई कितनी अच्छी बात है। एंड मार्केट स्केल विदाउट नेविगेटिंग लोकल ब्यूरोक्रेसी एंड एनवायरमेंटल कॉस्ट। तो भाई इतने बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बाहर के लोग भी हैं, हमारे यहाँ के भी लोग हैं, तो फट 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 अप्रूवल मिलेगा और सुपर फास्ट तरीके से काम होगा। केपेक्स प्लान्स ड्राइव वैल्यूएशन, इसके बारे में हमने बात की। एंड 5% टेक वर्कफोर्स। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ हमें समझने की बात है कि ये कुछ जॉब्स तो क्रिएट करेगा, लेकिन 20 लाख लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, वो सारी की सारी जॉब्स यहाँ क्रिएट नहीं होंगी, उसका फ्रैक्शन ही होगा। हाई स्किल जॉब्स क्रिएटेड इन डेटा सेंटर मैनेजमेंट, क्लाउड ऑपरेशंस एंड एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो वहाँ पर 70-80% तक जॉब्स जा सकती हैं और 5-10% यहाँ पर जॉब क्रिएट हो सकते हैं। ओके, सो मार्जिनल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इंडियन स्टार्टअप्स होंगे तो इनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। चीपर कंप्यूट एक्सेस, अगर चिप्स आएंगे, डेटा सेंटर बनेगा, कुछ हद तक उन्हें एक्सेस मिलेगा, बट इंटेलेक्चुअल डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन मॉडल रिमेन्स। दूसरा फायदा क्या है कि ब्रॉड इकोनॉमी में फायदा होगा, यानी कि जीडीपी अपलिफ्ट होगी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑप्स। तो आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, सीमेंट आएगा, जो मजदूर होंगे तो उनका काम होगा, तो इसका कहीं ना कहीं तो देखो फायदा होगा। बट हाई वैल्यू चेन, चिप डिजाइन, मॉडल ट्रेनिंग स्टेज आउटसाइड इंडिया। तो वही मजदूरों वाला जो काम होगा वही होगा, हाई एंड काम यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। द कॉस्ट, हु लूजेस, किसको नुकसान है? तो पहला लोकल कम्युनिटी को इसका नुकसान है। डेटा सेंटर वाटर कंजम्पशन टू डबल बाय 2030। पानी की ऑलरेडी किल्लत है, गर्मी आ रही है, अभी आप देखेंगे ज़्यादातर शहरों में लोग पानी के लिए बाल्टी लेकर भटकेंगे। दिल्ली जैसे शहर में पानी की किल्लत रहती है। आईटी सर्विसेज वर्कफोर्स, एआई ऑटोमेशन थ्रेटन्स मिड टियर जॉब्स एट मेजर लाइक टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो। ऑलरेडी लोगों की जॉब्स जा रही हैं और 20 साल का आपने टैक्स ब्रेक दे दिया। नाउ ये टैक्स जो वहाँ से आ सकता था, इसका तो एक तरीके से लॉस है भाई, बिजनेस है, आपने टैक्स फ्री कर दिया, तो इसका टैक्स कौन देगा? ये जो लॉस हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? आप और हम करेंगे। हमारे इनकम टैक्स, हमारे पेट्रोल के रेट ये बढ़ेंगे। इससे पहले भी आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री में टैक्स ब्रेक्स दिए गए थे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या था? वो जॉब्स क्रिएट कर रहा था मास स्केल पर, और वहाँ पर हाई पेइंग सैलरीज होती थी, वो इकॉनमी को बूस्ट करती थी। यहाँ जॉब स्किल हो रही है,
तो वो जो वहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, फिर आप यहाँ पे टैक्स ब्रेक दे रहे हैं, यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? ये सोचने वाली बात है। अब आइए रिस्क की बात करते हैं कि क्या रिस्क है। तो अगर आप इसमें देखिए सॉवरेन एंड स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या है, तो पहला डिजिटल कॉलोनाइजेशन 2.0, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई बड़े बड़े इंडिया के सीईओज भी ये कह रहे हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि ये हम ही ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सॉवरेन एआई इज आयरॉनिक व्हेन रिलाइंग ऑन मेटास लामा, एनवीडिया चिप एंड यूएस फ्रेमवर्क। तो सब कुछ तो वहाँ से आ रहा है, आप तो बिल्डिंग बना रहे हैं। टाटा वांट्स ऑफ कल्चर लैंग्वेज प्रोसेस्ड बाय फॉरेन सिस्टम। देखिए अब उनकी पूरी मोनोपोली, चिप उनका, मॉडल इनका, ट्रेनिंग उनकी। तो आप जब वहाँ पे सर्च करेंगे तो वो उनकी जो ट्रेन मॉडल है उसके हिसाब से आपको आउटपुट देंगे। अगर आप उससे पूछेंगे कि इंडिया स्पेसिफिक कुछ पूछेंगे तो वो फॉरेन, क्योंकि उनका मॉडल वहाँ पे लर्नड है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर नेगेटिव है। इसलिए आप चाइना में देखेंगे ना, तो वो अपने मॉडल्स बना रहे हैं, वो दूसरे के मॉडल्स को यूज़ करने नहीं देते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, इसके बारे में तो क्या ही बात करें। AI फ्यूचर कंट्रोल्ड बाय 3-4 फैमिलीज, अंबानी, अदानी, टाटा, क्रिएटिंग यूटिलिटीज लाइक मोनोपोली विथ मिनिमल ओवरसाइट। तो किसी भी सेक्टर में देखिए मोनोपोली होनी नहीं चाहिए, यूज़र को चॉइसेस होने चाहिए। तो ये एक सारा कुछ एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होता हुआ दिख रहा है। सिस्टमिक डिपेंडेंसी, reliance on foreign AI for defense finance creates structure vulnerability, strategic addiction। सारा कुछ आप अमेरिका से ले रहे हो, कल अमेरिका से खटपट हो गई, सारा कुछ बंद कर देंगे, आपके सिस्टम्स की उस पर डिपेंडेंसी हो जाएगी, फिर आप कैसे चलेंगे? तो एक तरीके से ये काफ़ी खतरनाक है मेरे मुताबिक। एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स स्ट्रेन, वाटर क्राइसिस, इसके बारे में हमने कई बार बात की है कि ऑलरेडी ज़्यादातर सिटीज़ में वाटर की प्रॉब्लम है और इतना पानी इसको चाहिए होता है, वो सब कहाँ से आएगा? एनर्जी ग्रिड, डीसी डिमांड टू ग्रो 5-fold बाई 2030। भाई 5 गुना पावर आप कहाँ से कमा लोगे? कोल रिमेन्स 50% ऑफ जनरेशन, तो रिन्यूएबल से भी काम नहीं चलेगा, कोल से ही करना पड़ेगा। मतलब आप कोल बाहर से भी इंपोर्ट करोगे, पोल्यूशन भी बढ़ेगा। ओके, सो एनवायरनमेंट को ये बहुत काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगा। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, डीसीज, डेटा सेंटर्स और लो एम्प्लॉयमेंट रिलेटिव टू केपेक्स, हाई स्किल्स जॉब्स वर्सेस ऑटोमेशन रिस्क टू मिलियंस ऑफ आईटी सर्विसेज। तो आप हैंडफुल ऑफ हाईटेक जॉब बना रहे हो डेटा सेंटर्स के लिए, 20 लाख लोगों की आईटी नौकरियों को खतरे में डाल रहे हो। तो आप मुझे बताइए यहाँ से हमें क्या मिला, आपको क्या मिला और देश को क्या मिला? तो दोस्तों इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ बिल्डिंगें बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें अपना खुद LLM मॉडल भी बनाना पड़ेगा और AI के बाकी लेयर्स पे भी काम करना पड़ेगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ठीक है आपने तो क्रिटिसाइज़ कर दिया जो कुछ हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो मैं आपके साथ अपडेट करता हूँ कि हम भी AI के मॉडल्स बनाने का प्लान कर रहे हैं और ये मॉडल्स स्क्रैच से बनेंगे। हम कोई API, कोई दूसरे मॉडल्स को यूज़ करके उसके ऊपर कोई लेयर बनाना नहीं चाहते। मुझे पता है कि ये काम आसान नहीं है, ये काम बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत रिसोर्सेस चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बेशक इसमें 98% फेल्योर का चांस है, लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि कुछ लड़ाइयाँ लड़ के हारना ज़्यादा अच्छा है बिना लड़े। तो हम कोशिश करेंगे, हो सकता है हम फेल हो जाएं, हो सकता है हम जीत जाएं और टाइम ही बताएगा कि हम हारेंगे या जीतेंगे। तो अगर आप किसी भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। स्पेसिफिकली हम LLM डेवलपर्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ऐसे लोग जो LLM मॉडल को समझते हैं, स्क्रैच से बना सकते हैं और उसके पीछे के मैथ्स को समझते हैं। तो अगर इसके बारे में और जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज हमें कल के पैनिक फॉल के बाद आज हमें रिकवरी देखने को मिली, ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली, मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा। और इससे आप देखें तो हमारे सेंटिमेंट ट्रैकर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है और ये थोड़ा अब न्यूट्रल जोन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में आज के मूव का कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला है, बैंक निफ्टी बिल्कुल न्यूट्रल जोन पे है और इसकी बड़ी वजह क्या है कि आज फिर हमें PSU इंडेक्स में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। अब आइए आज का डेटा भी देख लेते हैं, यहाँ हमें क्या देखने को मिला। तो अगर आप देखिए आज 20 फरवरी है
और वापस से हम 25,575 के ऊपर पहुंच गए हैं। 116 पॉइंट्स का आज गेन देखने को मिला। कल की जो लॉस थी वो पूरी रिकवरी नहीं हुई, आधे से भी कम की रिकवरी हुई है, लेकिन वॉलेटिलिटी की पिक्चर हमें बता रही है कि अभी वापस से हमें मार्केट में पैनिक देखने को मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पर कॉल आईवी में करीब करीब 2% का राइज देखने को मिला, पुट आईवीज में मार्जिनल ड्रॉप हुआ है। तो जो पुट की पोजीशन थी उसमें कट हुई है और कॉल में आज के बाइंग के बाद ऐसा लगता है रिटेल वालों ने कॉल खरीदे हैं, ये इंडिकेशन दे रहा है। पुट कॉल रेशियो में भी राइज देखने को मिला है। तो जैसा कि हम लगातार आपके साथ कह रहे हैं कि ऑप्शंस मार्केट में रिटेल हैवी होता है, तो रिटेल का सेंटीमेंट ऑप्शंस मार्केट में बुलिश देखने को मिल रहा है। विक्स में एक बार फिर हमें राइज देखने को मिला है। तो अब देखिए कई महीनों के बाद अब हमें विक्स वापस से 14% के ऊपर आता हुआ दिखा, लेकिन जो स्कैरी पार्ट है वो है फ्यूचर्स मार्केट। वहां हमें क्या देखने को मिला, तो आज आप फिर देखिए ह्यूज ओआई एडिशंस हुआ है, करीब 36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो मार्च महीने में ऐड हुए हैं और करेंट मंथ, अब तो ये 5-6 दिन के बाद एक्सपायरी आने वाली है, वहां पर भी आप देखिए ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। और प्रीमियम में जो है कल तो ये बिल्कुल डिस्काउंट में आ गया था निफ्टी फ्यूचर, आज वापस से हल्का माइनर प्रीमियम में आया है। अब अगर आप मार्च महीने की प्रीमियम को देखें तो ये इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ कैरी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसका जो प्रीमियम होना चाहिए कम से कम 200 पॉइंट का होना चाहिए, 30 पॉइंट लो है। तो फ्यूचर्स मार्केट में ऐसा लग रहा है कि क्लियर कट बेरिश पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। और वंस अगेन आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया है। तो जब भी गिरता है और लो वॉल्यूम के साथ गिरता है तो वो इंडिकेट करता है कि बेरिशनेस कंटिन्यू करेगी, और जब चढ़ता है लो वॉल्यूम के साथ तो ये इंडिकेट करता है कि इट्स अ वीक ट्रेंड। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप देखिए तो नेगेटिव है, यानी कि आज का बाजार पीएसयू बैंक ने सिर्फ खींचा है। और एफआई इंडेक्स की पोजीशंस अगर आप देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो वहाँ भी कल के दिन मार्जिनल राइज देखने को मिला है। तो ओवरऑल आज का डेटा वही कहानी हमें बता रहा है कि रिटेल हेवी ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स मार्केट में जो कि थोड़ा लंबा आउटलुक होता है वहाँ पर अभी भी बेरिश पोजीशंस बनती हुई हमें दिख रही है। अब आइए चार्ट की तरफ चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहा है। तो पहले जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वॉल्यूम यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। तो क्लियर कट मार्केट फॉलिंग, वॉल्यूम फॉलिंग, सो ऐसा लगता है कि ये सेलिंग कंटिन्यू होगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो लेवल था इसके नीचे ही हमें बेरिश का सोचना था, ये हमने पहले शेयर किया था। मार्केट उससे नीचे आए और कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर रिकवरी आती है तो तुरंत हेजेस को एक्टिवेट करना है। होपफुली आपने या तो पोजीशंस कट की होंगी या हेजेस को एक्टिवेट किए होंगे। तो अब यहाँ पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जब तक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तब तक मुझे लगता है कि हम शॉर्ट पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। फ्यूचर्स का डेटा अभी भी बेरिश है और साथ में हमें ध्यान में रखना है दोस्तों कि ईरान के साथ जो टेंशन है उसमें थोड़ी सी कमी तो आई है, डिस्कशन नेगोशिएशन चल रहे हैं, लेकिन जो बिल्डअप अमेरिका ने बनाया था वो वापस बना हुआ है। साथ ही CNN की एक खबर के मुताबिक सैटरडे के दिन जो अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है, ऐसा CNN के न्यूज़ में कहा गया है। तो ओवरऑल टेंशन बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स में मिक्स ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट्स काफ़ी डाउन रहे, यूरोप के मार्केट्स में थोड़ा हमें ग्रीन देखने को मिला है। अब यूएस खुलेगा तो पता चलेगा क्या होगा, लेकिन ओवरऑल जो लड़ाई की संकट है वो बना हुआ है और क्रूड $71 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है। आज के इस बाउंस को हम पीएसयू बैंक की बाइंग और थोड़ा मैं कहूँगा कि इंडेक्स मैनेजमेंट बनता हुआ हमें दिख रहा है, इसलिए बहुत सावधान रखना है और पोजीशंस को बनाए रखिए और इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तभी पोजीशंस को काटिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।